हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे थे अपना चैप्टर, जिसमें हमने बात की है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड होते हैं या फो होते हैं, इसी बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो हमने काफी सारे ग्रुप्स यहाँ पे पढ़े हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और उनके बेनिफिट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स इनके होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हार्मफुल इफेक्ट के बारे में, तो ध्यान से आपको क्या करना है यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब एक एक करके समझिए हमारे पास टॉपिक कौन कौन से आए हैं, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स आए हैं जो कि एक एक करके आपने यहाँ पे समझा है। ये हमारा लास्ट जो टॉपिक था जिसमें आपने कहा था क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्मफुल इफेक्ट की, ये हार्मफुल किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा एक और ग्रुप हमारे पास आता है वायरस का। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस सबको इन्फेक्ट करेगा। वो बैक्टीरिया को भी करता है, वो प्लांट को भी करता है, वो एनिमल को भी करता है। आपने कहा दे कैन बी हार्मफुल इन न्यूमरस वेज टू ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कॉज डिजीज। आपने कहा ये मनुष्य, पौधे और जानवरों के लिए यानी कि जंतुओं के लिए कई तरह से हानिकारक हो सकते हैं और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। एंड स्टेटेड द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन बाय द नेम ऑफ पैथोजन। आपने कहा जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोग जनक के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जब आप वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, आपने कहा द हार्मफुल पैथोजेंस, The harmful pathogens enter the body of human by means of air, water और food। आपने कहा सबसे कॉमन तरीके जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं। आपने कहा हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और जो फूड होता है, जो भोजन है, उसके द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो हमने कहा हानिकारक रोग जनक हवा, पानी या भोजन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। They can then spread to others by contact with the infected person or through an animal or insect। आपने कहा फिर वे क्या होते हैं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में या किसी जंतु या कीट के माध्यम से दूसरों में फैल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं या जो संक्रमित जो बीमारियां होती हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारियां होती हैं, उनका सबसे कॉमन तरीका क्या होता है फैलने का। आपने कहा हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और भोजन के द्वारा। इसके अलावा आपने कहा संक्रमित व्यक्ति से फैल सकता है। इसके अलावा आपने कहा जो इंसेक्ट होते हैं, यहाँ पर जो कीट होते हैं या जो जंतु होते हैं, उनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। ये जानना जरूरी है कौन कम्युनिकेबल डिजीज है, कौन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, क्योंकि हमने कहा कि कई बार क्या होता है कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसी व्यक्ति को है और उससे भी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का जो बिहेवियर है वो दिखाते हैं। तो हमें करना क्या है, ठीक है, जो संक्रमित बीमारी है उसमें हमें प्रिकॉशंस यूज करने हैं, लेकिन ऐसे यूज करने के सामने वाले को भी ऑकवर्ड फील ना हो, ठीक है। हमने कहा था डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड person to a healthy person by means of air, water or contact are termed as communicable disease। आपने कहा कि यहाँ पर वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी या संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं, उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आपने कहा, प्लेग है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, कॉमन कोल्ड है एंड अ करंट कोविड-19 इन्फेक्शन। आपने कहा क्या है, प्लेग है, चिकन पॉक्स है, तपेदिक है, सामान्य सर्दी है और कोविड-19 जो संक्रमण है वो क्या होते हैं, फैलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मलेरिया। अब ये आपको क्या जो डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं, उनके नाम बताए गए हैं जो क्या होते हैं, ट्रांसफर हो रही हैं। आपने कहा मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जो कि इसकी क्या है, कैरियर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है, लेकिन फैलाने का काम कौन करता है, मॉस्किटो। मॉस्किटो का नाम याद रखना है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ध्यान रखिए मलेरिया और डेंगू दोनों ही क्या करे, फीमेल मॉस्किटो फैलाती है। दो चीजें कॉमन है, दोनों ही फैल रहे हैं यहाँ पे मॉस्किटो से, ठीक है।
और दोनों ही क्या है यहाँ पे फीमेल हैं, बस नाम अलग है। ठीक है, आपने का जो मलेरिया होता है, मलेरिया को फैलाता है वो एनोफिलस है, और जो डेंगू को फैलाता है वो क्या है, एडीज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कोई भी निमोनिक बना सकते हैं, आप एडीज बना सकते हैं, या आपने कहा MA बना सकते हैं, कोई भी एक निमोनिक बना लेंगे आप, कि जो मलेरिया होता है यहाँ पर वो एनोफिलस से होता है, डेंगू जो होता है वो एडिस से होता है। ठीक है, फीमेल एडिस मॉस्किटो डेंगू को कॉज करे, डेंगू को फैलाएगा, और मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो फैलाती है। डेंगू में हमने कहा कि फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरियर द डेंगू वायरस कॉल्ड अ फ्लैवी वायरस। जो डेंगू होता है वो फ्लैवी वायरस से होता है, और इसे फैलाने का काम कौन करता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो यहाँ पर इसे फैलाने का काम करती है। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, और कैरियर कौन है इसका, फैलाने का काम कौन करेगा, मलेरिया करेगा। अब फैलाते कैसे हैं, तो सिंपल सी चीज है, मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने एक संक्रमित व्यक्ति को काटा, उसके ब्लड को सक किया, उसके बाद वो किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में कहीं पे काटेगा और उसके ब्लड को सक करेगा। जैसे ही वो सक करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में क्लियरली दिखा रखा है कि जैसे ही वो यहाँ पर क्या करेगा, सक करेगा यहाँ पे, वैसे ही जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, यानी कि वो जो यहाँ पे पैरासाइट है या जो वायरस है वो बॉडी में इंसर्ट हो जाता है, और इस प्रकार से जो व्यक्ति, एक संक्रमित व्यक्ति से एक हेल्दी पर्सन में जो रोग है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थानांतरित हो जाएगा। किसकी वजह से, मॉस्किटो की वजह से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। अब हमारे पास एक टेबल आती है, टेबल में आपने कहा ह्यूमन डिजीज है, कौन से ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हमने बात की है। ठीक है, तो कौन कौन से आपने कहा, ट्यूबरक्लोसिस है, मेजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, कोलेरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी है, मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है। ये सारे क्या है, डिजीज के नाम होते हैं। ये डिजीज किसकी वजह से कॉज हो रही है उसके नाम आपको दिए गए हैं। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया से, जिसे आप टीबी भी कहते हैं, बैक्टीरिया से ये क्या होता है, कॉज होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, एयर है, और भी चीजें हो सकती है, हवा के माध्यम से फैल सकता है, मोस्टली हवा के माध्यम से ही फैलता है। जैसे कि कहा जाता है जिस व्यक्ति को टीबी है तो आप उसके बर्तन में ना खाएं, जूठा ना खाएं, उसके कपड़े ना पहने, क्योंकि क्या होता है कि जब वो सांस लेता है या जब उसे कफ होता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया निकलता है और वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मीजल्स है तो वायरस की वजह से कॉज होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि कैसे संक्रमित हो सकता है, आपने कहा हवा के द्वारा संक्रमित हो सकता है। जैसे कि चिकन पॉक्स है किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। आपने कहा कि कैसे फैलता है, हवा के द्वारा और कांटेक्ट से फैल सकता है। पोलियो वायरस की वजह से होता है, हवा और कांटेक्ट से फैल सकता है। कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, वाटर और फूड से फैल सकता है। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड की हम बात कर रहे हैं, संक्रमित पानी या भोजन से फैलता है। टाइफाइड है वो बैक्टीरिया से होता है और पानी के द्वारा फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी है ये वायरस की वजह से होता है और पानी के द्वारा फैलता है। मलेरिया है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है और मॉस्किटो के काटने से फैलता है। स्लीपिंग सिकनेस है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है और टीसी फ्लाई से यहाँ पे क्या होता है, फैलता है। मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ये रिवीजन चल रहा है इसीलिए हम जल्दी से चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ये टेबल आपकी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो आपके जर्नल साइंस होती हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन में भी आपके ये जो टॉपिक है वो पूछे जाते हैं, तो ये आपका मस्ट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जाम में पास होने के लिए आपको पढ़ना है, बल्कि आपको ये चीजें याद रखनी है। ये सामान्य जो बीमारियां हैं जिसे आप सुनते चले आते हैं यहाँ पे, किसकी वजह से होता है, कैसे फैलता है, इसकी नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए एक बार आप टेबल को यहाँ पर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है ह्यूमन डिजीज के बारे में। नेक्स्ट टेबल आपकी आती है प्लांट डिजीज के बारे में। ठीक है, डिजीज के नाम है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सबसे पहले सिट्रस कैंसर, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है यहाँ पे और हवा के द्वारा फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट है जो फंगस की वजह से होता है, एयर एंड सीड की वजह से फैलता है।
येलो वेन ऑफ मोजैक ऑफ भिंडी, ये होता है वायरस की वजह से और इंसेक्ट के द्वारा यहाँ पर फैलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें किसकी वजह से हो रही हैं, आपको ध्यान रखना है। अब एक जनरल टॉपिक हमारा आता है फूड पॉइजनिंग। क्या कहते हैं क्या होता है जब फूड पॉइजनिंग होती है? आपने देखा होगा जब भी कंटामिनेटेड फूड आपने लिया है या दूषित भोजन को आपने ग्रहण किया है, तो यहाँ पर आपको क्या होती है, वॉमिटिंग और लूज मोशन जैसी जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग से और भी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, और भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, और ये इतना खतरनाक होता है कि किसी की यहाँ पे जान भी जा सकती है। अगर आप न्यूज़ में देखते होंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कि किसी को फूड पॉइजनिंग हुई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग जो है वो सबसे खतरनाक यहाँ पर होता है, क्योंकि इसे हम सबसे सरल उसमें लेते हैं कि ठीक है, अगर किसी को क्या हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि जो भोजन है, आपने किस प्रकार का भोजन खाया है उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे एसिडिटी होती है, ठीक है, आपको पता है एसिडिटी हुई है, लेकिन अगर कॉन्टैमिनेटेड फूड को कंज्यूम किया है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म contaminated the food, they sometimes produce toxic substance which leads to the ill health of person consuming it and has health problems like vomiting and needs to be taken to a hospital. This condition of or consuming food contaminated विद अ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। आपने कहा जब सूक्ष्म जीव भोजन को दूषित करते हैं तो कभी कभी जहरीले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जो इसे खाने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं और उल्टी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं और उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों से दूषित भोजन के सेवन की इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है, कुछ और हमारे पास टॉपिक आते हैं जैसे कि भोजन को खराब होने से कैसे बचाएं, प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं आप, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं आप फूड को, कि आप लंबे समय तक क्या करें यहाँ पे भोजन को यहाँ पर यूज में ला सकें। तो आपने कहा एज डिस्कस अबव कंटामिनेटेड फूड, आपने कहा एज डिस्कस अबव contamination of food by microorganism leads to a change in the color and taste of food। अब आप देखते हैं जो भोजन खराब होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका यहाँ पे टेक्सचर चेंज हो जाता है। अगर आप स्वाद देखेंगे तो उसका स्वाद भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन के संदूषण से भोजन का जो रंग और स्वाद में परिवर्तन होता है। Several methods can be followed to prevent this microorganism attack. Some of them are as follows, यानी कि इस सूक्ष्म जीव के हमले को रोकने के लिए कई तरीकों का पालन किया जा सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार है कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि भोजन खराब ना हो और हम लंबे समय तक भोजन का उपयोग कर सके। सबसे पहले केमिकल मेथड होता है। क्या करते हैं उसमें, जनरली सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल देयर ग्रोथ एंड दीज आर टर्म्ड प्रिजर्वेटिव्स। एग्जांपल है सॉल्ट इन पिकल, सोडियम बेंजोएट इन जैम्स। आपने कहा आमतौर पर लवण और खाद्य तेलों का उपयोग उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अचार में नमक जैसे सोडियम बेंजोएट। दूसरा होता है कॉमन सॉल्ट। आपने कहा दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस वेयर मीट एंड फिश और सम फ्रूट्स लाइक रॉ मैंगो, टर्मरिक एक्सेट्रा कवर्ड विद सॉल्ट टू लास्ट देम फॉर लॉन्गर पीरियड। आपने कहा जो कॉमन सॉल्ट होता है एक आम प्रथा है जहां मांस, मछली या कच्चे आम, इमली आदि जैसे कुछ फलों को लंबे समय तक चलने के लिए नमक से ढक लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर। आपने कहा सम फूड आइटम्स लाइक जैम एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड इन शुगर विच रिड्यूस द मॉइस्चर टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो शुगर होती है, जैम और जेली जैसे कुछ खाद्य पदार्थों को चीनी से संरक्षित किया जाता है जो सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए नमी को कम कर देती है। जहाँ मॉइस्चर होगा वहां पर क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो इजीली डेवलप हो जाते हैं। कुछ और तरीके हैं जैसे कि ऑयल एंड विनेगर। आपने कहा दिस इज आल्सो यूज्ड कॉमनली एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांट लिव इन सच कंडीशंस, दिस इज वाइडली यूज्ड इन मार्केट पिकल्स। आपने कहा तेल और सिरके में क्या करता है, इससे भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीव ऐसी स्थितियों में नहीं रह सकते हैं। तो अपने का अचार बनाने में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो कि आप अपने जो यहाँ पर घरों में मिल्क के साथ करते हैं। तो आपने कहा दूध को या तो आप उबाल लेते हैं ताकि दूध से दही ना बने या दूध खराब ना हो,
या फिर आपने कहा आप उसे फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि ठंडा हो रहे दूध और वो खराब होने से बचे, या तो हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो आपने कहा इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू बॉयल मिल्क इन ऑर्डर टू स्टोर इट। द मेथड ऑफ हीटिंग मिल्क टू एलिमिनेट द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड पाश्चुराइजेशन। ठीक है, तो हमने कहा इसे स्टोर करने के लिए दूध को उबालना एक आम बात है। दूध में मौजूद रोगाणु को खत्म करने के लिए दूध को गर्म करने की विधि को पाश्चुरीकरण कहा जाता है या पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा सिमिलरली स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोब्स, यानी कि इसी तरह कम तापमान पर भोजन का भंडारण भी इन रोगाणु की वृद्धि को रोकता है। आप रखते हैं फ्रिज में, जो बची सब्जी रहती है, दाल रहती है, उसे आप फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को आप यहाँ पर रोक रहे हैं। चलिए, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आता है वो है यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल। क्या होती है नाइट्रोजन साइकिल? सिंपल सी चीज हमने बोली थी कि यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, सबको क्या होती है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन के बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। और मेन हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन में। मेन यानी कि आपने कहा प्रोटीन फॉर्मेशन में, क्योंकि प्रोटीन क्या है, आप रिलेट कर सकते हैं प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, या नए जो टिश्यू हैं, नए जो सेल्स है वो रिपेयर हो रही हैं, उसके लिए प्रोटीन हमें चाहिए होता है। प्रोटीन हम लोग कहाँ से कंज्यूम करते हैं, कहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है? आपने कहा आप तो लेते हैं प्लांट से, मेनली हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है, एनिमल से भी हम प्रोटीन लेते हैं, लेकिन एनिमल जो है वो प्रोटीन को कहाँ से ले रहे हैं, वो भी प्लांट से ही प्रोटीन को ले रहे हैं। प्लांट से आपको प्रोटीन कहाँ से मिलती है? आपने कहा जो पल्सेस होती हैं, जो दाल होती है, दाल, उनमें आपको क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लांट्स ये नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? आपने कहा कि क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी नाइट्रोजन है। ठीक है, वहां से ले सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइट्रोजन का जो यूज होता है वो N2 की फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि NO2 एंड NO3 की फॉर्म में होता है। ठीक है, NO2 NO3 की फॉर्म में होता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं इसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण से कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि प्लांट्स जो हैं वो क्या कर सकें, कंज्यूम कर सकें, और तब जाके यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन हो सके। इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि ये जो है N2 की फॉर्म में, आपने कहा NO2 NO3 की फॉर्म में होता है, प्लांट्स यूज करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। और आपने कहा कि जैसे ही प्लांट्स की डेथ होगी, जैसे प्लांट की डेथ होती है, तो ये जो यहाँ पे नाइट्रेट और नाइट्राइट है, या फिर ये जो नाइट्रोजन आपने कहा स्थिर हुई है, ये फिर से N2 की फॉर्म में एटमोसफेयर में रिलीज हो जाती है। तो एक साइकिल आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा है हमने नाइट्रोजन साइकिल में? आपने कहा द नाइट्रोजन साइकिल कैन बी डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ आ सर्कुलेटिंग द नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर थ्रू द सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर। आपने कहा नाइट्रोजन साइकिल में आप नाइट्रोजन के एक बायोकेमिकल प्रोसेस देखते हैं, जिसमें नाइट्रोजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर से फिक्स होता है मिट्टी के द्वारा और अलग अलग जो माइक्रोब्स के द्वारा होता है, और फिर से जो एटमॉस्फेयर है वहां पे रिलीज हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कह रहे हैं। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कांट बी कंज्यूम बाय द प्लांट और एनिमल्स डायरेक्टली। आपने कहा सीधे रूप से जो नाइट्रोजन है उसका यूज प्लांट्स और एनिमल्स नहीं कर सकते हैं। द नाइट्रोजन नीड्स टू कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय सम बैक्टीरिया इन सॉइल। आपने कहा जो N2 है, N2 को कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि मिट्टी में होते हैं। This converted form of nitrogen is used by the plants, and when the animals feed on them, they get that। आपने कहा कि ये जो रूपांतरित आपके पास क्या आती है, नाइट्रोजन आती है, यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट की बात कर रहे हैं। जब ये बन जाती है तो प्लांट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लांट है, प्लांट को कौन कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे एनिमल्स कर रहे हैं। तो एनिमल्स को
वहाँ पे इनडायरेक्टली जो नाइट्रोजन है वो वहाँ पे मिल रही है। The fungi and bacteria in soil convert the nitrogen present in dead plants and animals to either gases or compounds that are reused by the plants. Thus, the balance of the nitrogen is maintained in the atmosphere. तो क्या हमने समझा नाइट्रोजन चक्र को मिट्टी, जीवों और वातावरण में वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन को परिचालित करने की जैव रासायनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का पौधे या जंतुओं द्वारा सीधा उपभोग नहीं किया जा सकता है। इस नाइट्रोजन को मिट्टी के में कुछ जीवाणु द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के इस परिवर्तन का उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है और जब जानवर इसे खाते हैं तो उन्हें यह मिलता है। मिट्टी में कवक और बैक्टीरिया मृत पौधे और जानवरों में मौजूद नाइट्रोजन को या तो गैसीय यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिनका पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। इस प्रकार वातावरण में नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है। इम्पॉर्टेंट आपके लिए आती है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए आता है वो है नाइट्रोजन साइकिल। अगर साइकिल आपने अच्छे से समझ ली है तो पॉइंट्स आप खुद समझ लेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कब हो रही है, जिसे आप नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ये क्या टर्म्स हैं, इन्हें आप यहाँ पर समझ लेंगे। एक बार आप लोग जो साइकिल है उसे देख लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पर साइकिल देखी होगी और हमने क्या बोला है, सबसे पहले हमारे पास आती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डिफरेंट जो फिनोमिना होते हैं उससे उसकी वजह से क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कि आपने कहा फिजिकल मेथड अगर होंगे, लाइटनिंग होती है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है। बायोलॉजिकल में अगर हम देखें तो आपने कहा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट में उनके बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू अ नाइट्रोजनस कंपाउंड। क्लियर है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्स हुई है अपने का कंपाउंड्स ऑफ अ नाइट्रोजन इन सॉइल, जिसे प्लांट क्या करता है यहाँ पे कंज्यूम करता है, ठीक है। प्लांट को कौन कंज्यूम करेंगे, एनिमल कंज्यूम करेंगे। और आपने कहा कि बाद में क्या होगा, नाइट्रोजनल वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड डेथ, फिर से यहाँ पे क्या आते हैं, सॉइल में आते हैं। एक साइकिल तो ये चलेगी, ठीक है, इस प्रकार की एक साइकिल ये चल रही है। एक साइकिल चलती के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो क्योंकि साइकिल हमने पहले भी पढ़ी है, साइकिल आपकी इंपॉर्टेंट होती है। नाइट्रोजन साइकिल में आपको साइकिल बनानी आनी चाहिए। आपने साइकिल सीख ली है, समझ ली है, तो आप इसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो चैप्टर है उसे हम पूरा यहाँ पे रिवीजन हम कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर्स इसके लगाने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।